गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका फिर मैं एक नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल KM@Study for Student में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण मॉडल्स के बारे में बताएंगे, परमाणु मॉडल्स के बारे में बताएंगे। बच्चों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज जब हो गई तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एटम में कहाँ न्यूट्रॉन पाया जाता है, कहाँ प्रोटॉन पाया जाता है और कहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी सिचुएशन जानने के लिए जो है विभिन्न साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और अपना अपना अलग अलग क्या दिया, मॉडल दिया। तो सबसे पहले जो है एक टॉमसन थे, उनका मॉडल आया टॉमसन का तरबूज मॉडल। तरबूज तो सबने देखा होगा बच्चों। तरबूज में क्या होता है कि जो है बीच में क्या होते हैं, बीज धसे हुए होते हैं। तो इसी को आधार मानकर टॉमसन ने क्या कहा कि 1904 में जे टॉमसन ने प्रस्तुत किया था इस मॉडल को। इनके अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉन धन तथा धन आवेशित द्रव्य से मिलकर बना है। मतलब जो परमाणु है पूरा वो इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित कण से मिलकर बना हुआ है। और ये क्या होता है, पूरा परमाणु क्या होता है, राउंड शेप में और गोलाकार में है और बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, परमाणु जो है बहुत सूक्ष्म है और विद्युत उदासीन भी है। उदासीन का मतलब क्या होगा कि उदासीन कब होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ दी अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी कोई भी परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। अगर प्रोटॉन की संख्या कम है या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा है, तो क्या होगा, परमाणु उदासीन नहीं होगा। परमाणु के ऊपर कोई ना कोई आवेश आ जाएगा, जो या फिर ऋण आवेश आ जाएगा या फिर धन आवेश आ जाएगा। तो परमाणु क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो परमाणु है वो धन आवेशित कणों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। और जिस तरह से तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन इनके बीच बीच में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, धसे होते हैं। तो इसी को कहा गया टॉमसन का तरबूज मॉडल। इसी को क्या कहा गया, टॉमसन का तरबूज मॉडल। क्या है, एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे बच्चों कि जिस तरह से तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं उसी तरह से धन आवेशित कणों के बीच में क्या धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। लेकिन जब अल्फा कण प्रकीर्णन वाला प्रयोग हुआ जिसमें नाभिक की खोज हुई, रदरफोर्ड ने वो प्रयोग अपने जो है अपने अंडर में 2 कार्य करने वालों से करवाया था, लेकिन उनका श्रेय किसको गया था, रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन वाला जब मॉडल आया तो टॉमसन का तरबूज मॉडल क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। ठीक है बच्चों, तो इनका जब ये मॉडल फेल हो गया तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आ गया। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल KM@Study for Student को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, शेयर दीजिए और कमेंट्स कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए बच्चों। अब हम आपको बताएंगे टॉमसन का जब तरबूज मॉडल फेल हुआ तो कौन सा आया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हमने आपको पहले से न्यूक्लियस की इस खोज में बताया था कि क्या कहा गया था कि जब अल्फा कण प्रकीर्णन में एक्सपेरिमेंट ये वाला किया गया था, ये वाला बच्चों की यहाँ से कुछ कण जो होते हैं जिस दिशा में जाते हैं वो से अल्फा कण वो सेम क्या होता है, ऐसे वापस लौट आते हैं। ये हमने बच्चों आप लोगों को पहले से ही बताया था। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई न कोई सूक्ष्म क्या है, एक पॉजिटिव बीच में क्या है, सेंटर पॉजिटिव भाग है जो कि इसको विक्षेपित कर देता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अल्फा कण प्रकीर्णन पर भी आधारित, एकदम सेम आधारित है। इस मॉडल के अनुसार क्या था कि परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म तथा विद्युत उदासीन होते हैं। क्या होता है, परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म तथा विद्युत उदासीन। ये हमने अभी आपको तुरंत बताया है कि परमाणु गोलाकार होते हैं, अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे होते हैं, और विद्युत उदासीन का मतलब होगा नंबर ऑफ द प्रोटॉन और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दूसरा इसका क्या था इनके परमाणु मॉडल में कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान कहाँ होगा, उसके केंद्र में। उसके केंद्र में, ये हमने बताया था ना, धनावेश यहाँ इसके केंद्र में स्थित होता है
और इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जो धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है उसी को कहा जाता है नाभिक। अब थर्ड इसका मॉडल में क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे। अब प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब इस फोर्थ उन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जो ये नाभिक के चारों ओर जिस पथ पर घूमते रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, या इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर कहा गया कि परमाणु का इनको और ये वृत्तीय कक्षाओं में क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। परमाणु के नाभिक परमाणु का नाभिक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब जो ये न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर ऐसे क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करना का मतलब होता है जब ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा तो इसके ये वृत्तीय गति के कारण, यहाँ पे जो लगातार ये सर्कुलर मोशन करता रहता है तो इसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है वह फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जाने से क्या करता है, रोकता है। यही फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जाने से क्या करता है, रोकता है। इसी बल को ये संतुलित करता है। लेकिन जो है, और इस तरह से देखिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, जिस तरह से आप सोलर पढ़ते हैं, सौर ऊर्जा, सौर परिवार, तो उसमें क्या है कि सूर्य के चारों ओर उसके 8 ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। सेम उसी तरह से इसमें भी कहा गया है कि जिस तरह से सूर्य के चारों ओर उसके ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। जो है इसीलिए इसको सौर मॉडल भी कहा गया। लेकिन इसमें क्या पाया गया, कुछ दोष पाए गए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या पाया गया, कुछ कमियां पाएंगी। ये कमियां क्या क्या है जिससे इन मॉडल को क्या कर दिया गया, बिल्कुल फेल कर दिया गया। तो पहली कमियां ये है कि जो नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। असीमित वृत्तीय कक्षाएं का मतलब क्या है, ऐसे जो है ऐसे ऐसे होगा। अगर इस तरह से कक्षाएं बनाएंगे तो ये क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी इसकी लॉस होगी इलेक्ट्रॉन की, और ये घूमते 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 कहाँ चले आएंगे, नाभिक में आ जाएंगे। अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो पूरा एटम का अस्तित्व क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इनकी पहली कमी क्या है कि नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में घूमते हैं, मतलब पहली कक्षा में घूमेंगे कि दूसरी में कि तीसरी में कि चौथी में, इनका जो है परमाणु के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का कोई भी इसमें ब्यौरा नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं बताया गया कि वो पहली कक्षा में घूमेंगे कि दूसरी कक्षा में घूमेंगे कि तीसरी कक्षा में घूमेंगे। फिर एक है जो फिजिक्स के हैं क्लार्क मैक्सवेल, इनका जो विद्युत इलेक्ट्रिक गतिकी सिद्धांत है, विद्युत गतिकी का सिद्धांत, इनके अनुसार यदि कोई गतिशील विद्युत आवेशित कण को त्वरित किया जाता है, मगर अगर कोई विद्युत आवेशित कण है उसको हम चलाएंगे तो उसमें से ऊर्जा का क्या होगा, लॉस होगा, ऊर्जा का विकिरण होता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। यहाँ ये है नाभिक और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो फिर लगातार जितनी दूर नाभिक से इलेक्ट्रॉन होगा इसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे उनकी एनर्जी कम होगी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता रहता है। तो ये क्या हुआ, इनका मॉडल कैसे हुआ कि जो है स्थिर विद्युत जो आकर्षण बल होगा तो लगातार इनका ऊर्जा क्या होगी, ह्रास होगी। जब लगातार ऊर्जा ह्रास होगी तो एक बार ये अपनी ऊर्जा को ख़त्म करेंगे तो इस ऑर्बिटल में जो चक्कर लगा रहे हैं वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, इस ऑर्बिट इसमें आ जाएंगे, इस ऑर्बिट्स में। फिर उसके बाद इसके ऑर्बिट से इसमें आ जाएंगे। फिर इनका लगातार एनर्जी लॉस होते 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 कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। जब ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो क्या ये किसी भी परमाणु का अस्तित्व रहेगा बच्चों, नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनके स्टेबिलिटी की भी व्याख्या करने में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या रहा, असफल रहा। 2 पॉइंट हो गया। एक तो ये किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं,
इसका रदरफोर्ड ने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद इनकी एनर्जी लॉस होते होते ये कहाँ आ जाएंगे, न्यूक्लियस में आ जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और ये पूरा भ्रंश हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। और तीसरा क्या इनका जो है दोष ये है कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के सतत लॉस, मतलब लगातार जो इनका एनर्जी निकलती रहती है। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर वो लगातार राउंड कर रहा है, घूम रहा है, गति कर रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, लॉस होगी ना। तो उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, लॉस होगी। तो जो इनकी परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए ना। जो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन होता है वो लगातार होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको कॉन्टिन्यूस नहीं बताया। इन्होंने क्या कहा कि यह मॉडल रैखिक नहीं है, और यह मॉडल जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रैखिक संरचना की व्याख्या करने में भी सफल रहा। अगर कोई चीज़ लगातार चल रहा है, लगातार वो कर रहा है, तो उसके में लगातार एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल ने इसका जो है कोई ब्यौरा नहीं दिया, इसलिए इनका क्या हो गया, व्याख्या करने में क्या हो रहे, असफल रहे। तो उसके बाद और से भी नए मॉडल आए। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। बच्चों इसके बाद में आप लोगों को जो है अन्य रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बाद बोर का परमाणु मॉडल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बच्चों आपको अगर पढ़ना है, अच्छे से जानना है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखिए। धन्यवाद बच्चों।